हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। माय नेम इज़ कोमल शर्मा। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल केएस केमिस्ट्री क्लासेस। लेट अस स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, व्हाट इज़ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ न्यूक्लियाई। मतलब हम इसमें चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखिए, the branch of chemistry in which we study about nucleus, nuclear properties and the concept of radioactivity। इसका क्या मतलब होता है। देखो, हम एटम्स के बारे में हम सब जानते हैं और हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर भी पढ़ा है। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। और क्या पढ़ते हैं हम कि ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स कहते हैं। उनकी एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जंप करते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बट हम साथ में ये भी पढ़ते हैं कि एटम के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो उस न्यूक्लियस की हम क्या करते हैं, यहाँ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे यहाँ पर हम कि न्यूक्लियस क्या है, किससे बना है, साइज़ क्या है, शेप क्या है। ठीक है, तो हमें वैसे पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत छोटा होता है। बट उसका एक्चुअल साइज़ क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा, न्यूक्लियस से जुड़े कौन कौन से फिनोमिना होते हैं कि जिनको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फिनोमिना। और ये जो होता है फिनोमिना, न्यूक्लियर फिनोमिना, वो क्या होता है, बाकी के जितने भी फिनोमिना जो होते हैं उनसे सबसे क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमको क्या पढ़ना है कि मास क्या होता है, शेप क्या होता है, साइज़ क्या होता है, इसका डेंसिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में देखो हमको पता है कि एक एटम जो होता है, वो एटम में क्या होता है कि ये जो होता है कि न्यूक्लियस जो होता है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियस जो एटम है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के जो होगा चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, और इस छोटा सा जो पार्ट होता है, मतलब जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसमें क्या होगा कि पूरा जो मास जो होता है इसका, या हम बोलते हैं एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इनटू अ वेरी स्मॉल वैल्यू कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका क्या मतलब है कि एटम का सारा जो मास होता है वो क्या होता है कि उसके बिल्कुल सेंटर में होता है। और इस सेंटर में होता है, इस छोटे से पार्ट में होता है। और इस छोटे से पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इस छोटा सा जो पार्ट है इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके अलावा कि हमें क्या पता है कि जो रेडियस होती है एटम की, तो वो एटम की जो रेडियस की अगर हम बात करते हैं, जो एटम की रेडियस होती है वो कितना होती है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है हमारी, 10⁻14 से लेकर 10⁻15 मीटर तक। ठीक है, तो ये क्या होती है, एटम की जो रेडियस होती है वो होती है 10⁻10 मीटर तक। और न्यूक्लियस की जो होती है 10⁻14 से 10⁻15 मीटर तक होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो न्यूक्लियस जो होता है एटम से क्या हो गया, न्यूक्लियस जो है हमारा वो एटम से क्या होगा, 10⁻⁻4 टाइम या 10⁻⁵ टाइम क्या होता है, छोटा होता है। मतलब हम क्या बोलते हैं कि 10,000 गुना या 1,00,000 गुना क्या होता है, छोटा होता है। इसका भी देखो कि मतलब हम समझते हैं कि जैसे मान लो एक रूम है, उस पूरे रूम को हम क्या मान लेते हैं, एक एटम मान लेते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, एक पिन या बोल लो सुई जो है हम वो लेते हैं। उसकी जो नोक होती है, उसकी जो पॉइंट होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, न्यूक्लियस होता है। मतलब क्या हो गया कि पिन हेड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। कि मतलब क्या हो गया कि हमारा एक पूरा रूम जो है वो एटम है। उस एटम में अगर एक छोटा सा हम क्या रखेंगे, एक पिन रखेंगे, और उसकी जो पिन का जो बिल्कुल पॉइंट जो होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। मतलब उस न्यूक्लियस में क्या हो गया, हमारा सारा का सारा मास होता है। बाकी का सारा क्या होता है, पूरा एटम होता है। सारा का सारा मास कहाँ पर होता है, प्रेजेंट होता है कि जो हमारी जो पिन होती है, पिन की जो पॉइंट होती है उस पर। तो न्यूक्लियस मीन्स क्या हो गया, सारा मास क्या होगा उसमें प्रेजेंट होता है, या हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज भी उसमें होता है। ठीक है, अब आगे इसके बाद हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर।
कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो न्यूक्लियर किससे बना है, मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब देखो इस न्यूक्लियॉन्स में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोटॉन क्या होता है हमारा। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन क्या होता है। तो देखो प्रोटॉन क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं, या हाइड्रोजन में क्या होता है कि जैसे हमारा हाइड्रोजन जैसे होता है उसमें हमारा एक प्रोटॉन हो गया न्यूक्लियस में, और इसके चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, जैसे प्रोटॉन की बात करते हैं तो जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन पर, या उसको हम बोलते हैं प्लस ई। तो जो चार्ज होता है प्रोटॉन पर वो कितना होता है हमारा, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, और यहाँ हम अगर मास की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, मास की बात करते हैं तो मास कितना होता है, 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम केजी। ठीक है, और ये जो होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 केजी, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 AMU भी बोलते हैं, 1 U, या इसको हम बोल देते हैं 1 AMU। ये लगभग क्या होता है, 1 AMU के बराबर होता है। और इसका जो हम सिंबल देते हैं वो सिंबल क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है हमारा, हमने बोला हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक है, इस हाइड्रोजन का हम ये बोलेंगे कि इसके नीचे की साइड में क्या होता है, हम लिखते हैं चार्ज। यहाँ क्या लिखते हैं, चार्ज। और ऊपर की साइड में हम क्या लिख देते हैं, मास लिखते हैं। तो इसका प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है हमारा, 11H। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जिन पर चार्ज क्या होता है, इन पर जीरो होता है। इन पर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, या हम इनको बोल देंगे न्यूट्रल पार्टिकल। और जो मास होता है न्यूट्रॉन का, वो मास क्या होता है, 1.6749 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है, ये इसका होता है। और तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, देखो कि यहाँ हमारा क्या है, 1.6749 इंटू 10⁻27 है, और जो हमने प्रोटॉन का देखा था वो कितना था, 1.6726। तो मतलब ये लगभग बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो हम इसलिए यहाँ क्या बोलेंगे, ये भी जो हमारा मास हो गया एक तरह से 1 AMU के इक्वल हो जाएगा। होता नहीं है पर वो अप्रॉक्स हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि न्यूट्रॉन जो होता है, अगर बात करेंगे, ये 6 7 आ रहे हैं, पहले वाले में 6 7 2 6 है, इसमें 6 7 4 9 है। इसका मतलब हम बोलेंगे प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का तो थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है, और आगे हम इसको यूज़ का सिंबल लिखेंगे। तो सिंबल क्या होता है, न्यूट्रॉन को N से लिखा, नीचे हम क्या लिखते हैं, चार्ज लिखते हैं। तो चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होते हैं, जीरो, ऊपर क्या लिखते हैं, मास, तो हमारा क्या आ रहा है, 1। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0 1 N। ठीक है, तो ये होता है हमारा न्यूट्रॉन। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी हम काम में लेते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में। तो वो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, की जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। या हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए होते हैं, सिर्फ क्या होगा, न्यूट्रल एटम के लिए। ठीक है, इसके बाद हम अगर मास नंबर की बात करते हैं तो ये भी एक क्या होता है, नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, एक नंबर है, मास नहीं बोलते इसको। ठीक है, ये क्या होता है, मास नहीं है, एक नंबर है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये किसका सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर किसका होगा, या तो ये नंबर ऑफ प्रोटो एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, या इन दोनों का हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है कि हम इसको बोलते हैं एटम का मास बोलते हैं, और एटम का सारा मास क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। तो एटम का जो मास है इसको हम क्या बोल देंगे, ये कहाँ पर होता है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और साथ में क्या होता है हमारा न्यूट्रॉन होता है। तो अब यहाँ हम क्या बोलेंगे कि जैसे मास ऑफ प्रोटॉन और इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम, देखो एटम के मास के लिए हम बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस में तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। हमको पता है मास जो होता है प्रोटॉन का वो कितना था, 1 AMU। ठीक है, मास न्यूट्रॉन का भी क्या था, 1 AMU। ठीक है, तो टोटल मास हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये इसका क्या हो गया कि टोटल मास, जैसे जो भी हमारे एटम, जैसे अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा, कि जैसे मान लो कि अगर हमारा जैसे कोई भी एटम है जिसमें 1 1 है, तो मतलब हम ये लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और साथ में AMU है, तो इसको हमने क्या लिखा, 1 AMU प्लस 1 AMU है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 AMU। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और ये AMU, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 2 AMU। तो जैसे मान लो किसी में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो क्या लिख देंगे, 2 + 2, तो ये कितना हो गया हमारा, 4 AMU। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि मास नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में देखो हम क्या पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो एलिमेंट्स को लिखने का हमारा तरीका क्या होता है कि जैसे ये जो होता है एक्स, इसके नीचे जो हम लिखते हैं वो जेड हो गया, और ये ऊपर हो गया एक्स। इसका क्या मतलब होता है, ये एक्स जो है वो हमारा क्या होता है, एटॉमिक सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, और जो जेड होता है, जेड के एटॉमिक नंबर होता है, ये हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, कब बोलते हैं, जब एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और ए हमारा क्या होता है, यहाँ पर मास नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब ऊपर वाला अगर हमारा ए जो है वो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नीचे वाला हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर बोल दो या प्रोटॉन। तो इसका मतलब अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है, या जो एटॉमिक नंबर हो गया जेड ये हो गया, तो अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन निकालना है, तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ए माइनस जेड करेंगे, इसमें से ये माइनस किया हमने ए माइनस जेड, तो हमारा क्या हो गया, ये न्यूट्रॉन निकल जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, यहाँ 8 और ये 16। अगर इसमें हमको प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो नीचे वाला हमारा क्या होता है, जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, 8 प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, न्यूट्रॉन्स अगर हमको निकालने हैं यहाँ पर, ये हमारा ये क्या है, मास नंबर है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 16। ठीक है, तो अब अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, ए माइनस जेड, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8। तो यहाँ हमारे न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे, 8। सेम इसी तरह से अगर हम मान लो ये लेते हैं C613। ठीक है, अगर हमने ये लिया, तो यहाँ पर ये जो है नीचे वाला हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर, या इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। तो 6 के क्या हो गए यहाँ पर, प्रोटॉन हो गए। मास नंबर हमारा कितना हो गया, 13। ए की वैल्यू क्या हो गई, 13। तो अगर हमको अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालने, तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 7 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, कि न्यूक्लियाई जो होता है उसका हम क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, देखो एलिमेंट जो होते हैं उसमें क्या होगा, एटम्स होंगे में सेम एलिमेंट होंगे हुज न्यूक्लिया है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स में क्या होंगे कि जो हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो क्या होता है, सेम होता है, पर मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब क्या है इसका, कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आइसोटोप का मतलब मैं एक एग्जाम्पल में हाइड्रोजन ले लूँ। हाइड्रोजन हमको पता है कौन कौन से 3 आइसोटोप होते हैं, 11H, 12H और 13H।
अब देखो इन तीनों में अगर हम बात करते हैं, ये हाइड्रोजन का ये हाइड्रियम, ड्यूटीरियम और ये इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो इन तीनों में अगर हम बात करेंगे, ये जेड एटॉमिक नंबर जेड जो है नीचे लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा सब में सेम है, मतलब हम बोले 1 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या होगा, जिसमें हम बोलते हैं प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होते हैं, पर क्या होता है हमारा मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब मास नंबर का मतलब ये 1 2 3 हो गया, तो ठीक है। तो मास नंबर तीनों में डिफरेंट हो गए। और इसी में अगर हमको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो इसमें से हम क्या करते हैं, ए माइनस जेड करते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0n, ये क्या आ जाएगी 1n, और ये क्या आ जाएगा 2n, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोप्स में हम प्रोटॉन्स, जिसमें क्या होगा सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे पर मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। और देखो एलिमेंट्स को हमको डिसाइड करना होता है, वो किससे हम करते हैं, जो जेड वैल्यू होती है, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है उससे हम एलिमेंट्स को डिसाइड करते हैं। सेम इसी तरह से जैसे मान लो हमको क्लोरीन के लिए निकालना है, तो क्लोरीन के लिए अगर हम देखते हैं, जैसे हमारा क्लोरीन के भी क्या होते हैं, 2 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक 17 35 और एक होता है हमारा 35 वाला, और एक होता है 17 और 37। तो इस तरह से हमारे 2 आइसोटोप यहाँ हो सकते हैं। यहाँ भी देखो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, पर हमारा मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट है। तो इसलिए इनको भी हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं, जैसे आइसोटोप में क्या होगा कि जैसे हमने बोला कि जिनमें क्या होता है सेम की जो वैल्यू जो होती है प्रोटॉन्स की वो सेम होती है, तब हम उनको क्या बोल देते हैं कि नॉर्मली हम निकाल सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो होता है वो किसकी वजह से होता है, आइसोटोप्स की वजह से। और इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3, ठीक है। तो A3N3 जितने भी होंगे उसमें मास, जितने भी नंबर है उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे A1 हमारे यहाँ क्या होता है, एटॉमिक मास होता है फर्स्ट आइसोटोप का। A2 क्या हो गया, सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक मास होता है। N1 क्या होता है हमारा फर्स्ट आइसोटोप का फ्रैक्शन लिखते हैं। N2 क्या होता है, सेकंड आइसोटोप का फ्रैक्शंस लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसका क्या मतलब होता है, वो देखो कि जैसे अगर मान लो हमको पता है Cl है, क्लोरीन जो है इसका जो एटॉमिक मास होता है हमको पता है 35.5 होता है AMU, ठीक है। 35.5 AMU होता है। मतलब क्या हो गया कि जैसे हमें पता है कि जैसे कई में तो क्या होता है कि जैसे हमारे जो मास होते हैं फिक्स होते हैं, जैसे 1 2 3, कई जगह क्या होता है फ्रैक्शन में आ जाते हैं। अभी फ्रैक्शन में 35.5 क्यों आता है, मतलब फ्रैक्शन कैसे आता है। तो देखो क्या होता है कि हमको पता है क्लोरीन के जो है कि 2 आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, 17 Cl 35 और एक होता है हमारा 17 Cl 37, ठीक है। ये 2 आइसोटोप होते हैं। अब इनमें हम क्या करते हैं कि यहाँ हम अगर देखते हैं कि कुछ, तो यह मतलब क्या हो गया, 2 आइसोटोप का मतलब कुछ एटम जो होते हैं इस क्लोरीन में हमको क्या होते हैं, ये वाले मिलते हैं, कुछ एटम हमको क्या होते हैं, ये वाले मिलते हैं। अब देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ क्या है, 17 प्रोटॉन है। और अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 35 माइनस 17 करेंगे तो न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो वो कितने हो गए, 18 न्यूट्रॉन हो गए। इसमें अगर हम निकालते हैं तो 17 क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन होते हैं। और जो हमारा न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 37 माइनस 17 करेंगे तो 20 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हर जो एलिमेंट है उसके वो कितना प्रेजेंट है नेचर में, उस हिसाब से हम उनकी क्या निकालते हैं, अब्यूडेंस निकालते हैं। तो जो 35 जो Cl जो होता है इसकी नेचुरल अब्यूडेंस मतलब नेचर में कितने परसेंट होता है, 75%, ठीक है। और जो हमारा 37 Cl होता है वो कितना होता है हमारा, 25% होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब देखो ये 75% होता है और ये 25% होता है। तो अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसका अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो एटॉमिक मास का देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जैसे ये A1N1 प्लस A2N2। तो A1 हमारा क्या, एटॉमिक मास फर्स्ट आइसोटोप का, तो फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास हमारे पास कितना है, 35, ठीक है। तो 35, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, N1 हमारा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट आइसोटोप का मतलब फ्रैक्शन का मतलब ये कितना परसेंट है, 75%। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 35 इंटू 75, फ्रैक्शन निकालना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। और
इसके बाद प्लस के क्या करते हैं हम A2N2, A2N2 का मतलब A2 क्या है, सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक मास। सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है 37 इंटू कितना परसेंट है 25, तो फ्रैक्शन निकालना है तो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है हमारा, ये आ गया 3 और ये 4, ये 1 और इधर आ गया 4। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड का मतलब ये क्या हो गया 35 इंटू 3/4। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 35 इंटू 3/4 प्लस 37 इंटू 1/4। ठीक है, ये हो गया। इसका हम एलसीएम लेकर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 105 प्लस 37/4। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आती है हमारी किसके इक्वल आती है 35.5 AMU का। तो इससे हमको कंफर्म पता चलता है कि कुछ जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होती है वैल्यू फ्रैक्शंस में भी आती है। मतलब फ्रैक्शंस का मतलब है कि वहाँ पर क्या होता है आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से होता है। मतलब वहाँ पर हमारे पास में 35 Cl भी प्रेजेंट होता है और कुछ एटम्स हमारे 37 Cl के भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। नेक्स्ट इसके बाद से हम पढ़ते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमारा मास नंबर तो सेम होगा पर एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे हमारा एग्जांपल है कार्बन हमने लिए है 6 और 14। ठीक है, ये एक कार्बन का आइसोटोप हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं नाइट्रोजन 7 और ये हो गया 14। ठीक है, तो हम ये जो दोनों आइसोटोप यहाँ हम देखते हैं तो देखो यहाँ क्या होगा, देखो मास नंबर दोनों का सेम हो गया और पर हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ देखो क्या हो गया 6 प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन निकालने तो 14 - 6 और यहाँ भी क्या करेंगे न्यूट्रॉन निकालने हैं तो 14 - 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 8 न्यूट्रॉन होंगे और इसमें क्या हो जाएंगे 7 न्यूट्रॉन। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो हम बात करेंगे कि ये जो क्या हो गया एटॉमिक नंबर तो हमारा डिफरेंट है पर यहाँ मास नंबर क्या होता है सेम होता है। इन सबको हम क्या बोलते हैं आइसोबार्स बोलते हैं। सेम इसी तरह से हम जैसे कार्बन नाइट्रोजन लिया हमने, और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल में अगर हम लें, और इसके अलावा हम कौन सी एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो कि इसके अलावा हमने जैसे लिए आर्गन और कैल्शियम का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आर्गन जैसे हो गया 18 और यहाँ हो गया 40। ठीक है, 20 कैल्शियम और 40। तो इन दोनों को भी हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो यहाँ अगर हम देखते हैं इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एटॉमिक मास क्या एटॉमिक मास जो है दोनों का वो क्या है सेम है और पर एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं आइसोबार्स। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में देखो क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, मास नंबर भी डिफरेंट होगा, पर जो न्यूट्रॉन्स के जो होते हैं नंबर, हम बोले नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वो क्या होते हैं सेम होते हैं। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का मतलब हमारा क्या हो गया एन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं A - Z। तो हम बोल सकते हैं A - Z की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो हमारा लिथियम है तो ये हो गया 3 लिथियम 7 और एक हम लेते हैं 4 बेरिलियम 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया ये 3 प्रोटॉन और यहाँ क्या हो गया 4 प्रोटॉन। ठीक है, तो हमारा क्या है एटॉमिक नंबर क्या है दोनों में डिफरेंट हो गया, मास नंबर भी देखो डिफरेंट है 7 और 8। तो अगर n की वैल्यू हम निकालते हैं, n की वैल्यू कैसे निकालते हैं A - Z। तो इसमें 7 - 3 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 3 करने पर 4 न्यूट्रॉन। यहाँ भी 8 - 4 करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 4 न्यूट्रॉन। तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है हमारे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए कि यहाँ पर जैसे हमने लिया आइसोबार्स आइसोटोन्स हमारा आइसोटोप्स होगा, इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियर शेप साइज़ एंड डेंसिटी, कि न्यूक्लियर की शेप क्या होती है, साइज़ क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। ठीक है, तो देखो शेप क्या होती है कि अगर हम देखते हैं न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो क्या होती है एक्चुअल में स्फेरिकल शेप होती है। हम बोलें इसमें कुछ क्या होता है कभी कभी डेविएशन भी आ जाता है, पर जो डेविएशन आता है वो क्या होता है 10% का आता है। इसका मतलब क्या होता है हम बोलते हैं शेप स्फेरिकल होती है
होती है, पर 100% स्फेरिकल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, कुछ डेविएशन भी आ जाता है, और जो डेविएशन वो आएगा वो कितना होता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है 10% का आ सकता है, 10% से ज़्यादा का नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइज़ की बात करते हैं। साइज़ के बाद में अगर हम जैसे साइज़ में अगर देखो, जैसे मतलब मान लो कि न्यूक्लियर के साइज़ में हम देखें कि हमें देखो क्या हो पता है कि ये हमने देखी थी इसकी शेप। अब जैसे साइज़ की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखो साइज़ में हमें पता है न्यूक्लियर जो होता है वो एटम से क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। बट एक्चुअल साइज़ क्या होता है हमें वो देखना है, मतलब हमें बोले कि और साथ में क्या देखना है हमें कि सारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस जो होते हैं वो बराबर होते हैं या कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, या मतलब हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वही क्या होगा, जैसे Cl का या सोडियम का होगा कि दोनों इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, वो चीज़ हमको देखनी है। कि जैसे मतलब मान लो मैंने ये लिया 1 और मैं एक बात कर रही हूँ 11 सोडियम 23, ठीक है। इन दोनों की जब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमको देखना है, देखो यहाँ क्या है 1 प्रोटॉन है और यहाँ क्या है हमारे 11 प्रोटॉन है, ठीक है। और यहाँ हम बात करते हैं न्यूट्रॉन कितने हैं 0 और यहाँ कितने हमारे 12 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि एटम की अगर हम बात करते हैं तो एटम की प्रोटॉन्स अगर देखो, प्रोटॉन यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा है तो मतलब क्या हो गया, इसका साइज़ ज़्यादा होगा। पर अगर हम यहाँ पर हम साइज़ किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किसके, न्यूक्लियस के साइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो साइज़ से अगर हमको देखना होता है तो देखो जैसे ये मान लो ये न्यूक्लियस है, ये मैंने पूरा का पूरा एटम नहीं बना रही, ये मैं ओनली न्यूक्लियस बना रही हूँ। तो न्यूक्लियर के साइज़ अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस हमने बोला कि स्पेयर होता है तो हमने स्पेयर बनाया, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, इसको हम बोलते हैं आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ स्पेयर में जब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब देखो आगे क्या था कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या बताया था कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस के, ठीक है। मतलब उसने क्या बताया था, वॉल्यूम जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए के, या हम बोलते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो वॉल्यूम हमें पता है वो कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास नंबर ए के। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा आर क्यूब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ए के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ये क्यूब जो था यहाँ पर अगर हमको ए निकालना है तो ये पावर में कहाँ चला जाता है, 1/3 हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो ये जो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद में क्या होता है हमारा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 A की पावर 1/3, ठीक है। तो देखो यहाँ R जो है ये R हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और जो हमारा ये जो है ए हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मास नंबर, ठीक है। और जो R0 जो होता है हमारा, ये क्या होता है कि कांस्टेंट होता है किसी भी न्यूक्लियाई के लिए। R0 हमारा क्या है, एक न्यूक्लियाई के कांस्टेंट होता है न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है। अब ये R0 जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है, R0 की वैल्यू वो होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। R0 की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी भी इसको बोल सकते हैं। तो मतलब यहाँ जो वैल्यू है हमारी R इज इक्वल टू R0 ए की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1.2 ए की पावर 1/3। तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1.2 ए की पावर 1/3, और ये जो वैल्यू होती है किस में निकलती है, हमारी फर्मी में निकलती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी में हमको देखो क्या देखना है, यहाँ पर न्यूक्लियर डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो देखो डेंसिटी जो होती है वो हमको पता है क्या होती है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा डेंसिटी को रो से डिनोट किया। तो डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। जब न्यूक्लियर की करेंगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब हमारा हो गया ए एम यू में निकालेंगे। ठीक है, ए मतलब मास हो गया, तो ए एम यू अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया हमारा वी। और जो वी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या पता होती है, ए अपॉन वी की वैल्यू लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको लिख दूँ मैं 1 AMU। ठीक है, तो हमको पता है ये जो आर होता है, आर क्या होता है हमारा, आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो ये जो आर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 AMU अपॉन 4/3 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 और ये क्यूब। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो और यहाँ क्या हो गया, ए से हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचेगा, 1 AMU अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। ठीक है, ये हो गया। और 1 AMU की जो वैल्यू है हमें पता है कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये अभी हमने देखी थी। और नीचे ये क्या हो गया, 4/3 पाई, और आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, आर नॉट जो होता है हमको पता है क्या होता है, 1.2 फर्मी होता है, या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 एम होता है। तो हम इसको एम में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है हमारी, तो वो वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखो जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो रो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी डेंसिटी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि हम डेंसिटी, साइज, शेप वगैरह को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने साइज, शेप, डेंसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें देखी, रिप्रेजेंटेशन देखा, एलिमेंट्स में आइसोटोप, आइसोबर, आइसोटोन्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखी हमने। आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।